जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 16 अपील्स, रेफरेंसेस एंड पिटिशंस। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कमिश्नर्स अपील्स को किस तरह अपील कर सकते हैं और हमारी अपील पर किस तरह से प्रोसीडिंग्स होंगी और हम वो किस तरह से कमिश्नर उस पर डिसीजन देगा। उसमें हमने ये भी देखा था कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हम अपील कर सकते हैं एंड अब जो असेसमेंट पर हमारा टैक्स ड्यू होता है वो कितने दिन तक पे स्टे हो सकता है एंड कितने दिन के अंदर कमिश्नर अपील्स ने हमारी अपील पर डिसीजन देना है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड हमारा जो फोरम है अपील का, अपील बिफोर एपलेट ट्राइब्यूनल। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इसकी स्पेशल फॉर्मेशन होती है किसके हुक्म पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर। इसमें एफबीआर के एम्प्लॉई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो जो प्रॉपर ट्राइब्यूनल जो ये पैनल बनता है, इसके अंदर आपके जुडिशियल पर्सन्स भी होते हैं, आपके जजेस भी होते हैं और आपके अकाउंटेंट मेंबर्स भी होते हैं। जजेस होते हैं ताकि उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, उनको किस केस को हैंडल करना आता है, उनको क्या क्या करना होता है, उन्होंने किसके ऊपर उन्होंने डिसीजन देना होता है। एंड अकाउंटेंट इसलिए होते हैं, उन्होंने जो टैक्स लॉज होते हैं वो उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस क्या होते हैं डील किए होते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर्स होते हैं एंड अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं। और उसके अंदर एक क्या होता है, चेयरपर्सन भी होता है जो इस प्रॉपर पूरे ट्राइब्यूनल को, जो पूरा पैनल होता है उसको हेड कर रहा होता है। और ये किसके ऑर्डर पर बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर बनाया जाता है। ये किसी स्पेसिफिक केस के लिए भी बनाया जा सकता है और इसको ऐसे भी अपॉइंट किया जा सकता है कि अगर कमिश्नर अपील्स के जो केसेस के साथ जो एग्री पार्टी डिसएग्री कर रही होगी, वो इस पैनल के पास क्या करेगी, अपील करेगी अपने इंसाफ के लिए, या अपनी जो भी राइट है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका ओपिनियन है, उसको लेकर। ए पर्सन में बी अपॉइंटेड एज ए जुडिशियल मेंबर। पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल मेंबर कौन से पर्सन अपॉइंट हो सकते हैं। इफ़ द पर्सन हैज़ एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कि वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा है और अभी वो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड है। आपने बिजनेस लॉ में मर्केंटाइल लॉ के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट हो सकता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज रहा है तो उसने पास एक एक्सपीरियंस होता है, उस टाइम लिमिट के बाद वो क्या होता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, एज ए हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाता है, तो फिर वो पर्सन क्या हो सकता है, एपलेट ट्राइब्यूनल का मेंबर अपॉइंट हो सकता है। या कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है जो क्या है, क्वालिफाइड है फॉर टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। इन दोनों में से जो भी पर्सन होगा उसको क्या किया जा सकता है, एपलेट ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अकाउंटेंट मेंबर कौन अपॉइंट हो सकता है। इफ़ ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अगर वो एफबीआर का ऑफिसर है तो वो कम अज़ कम किस रैंक का होना चाहिए, रीजनल कमिश्नर का होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं होना चाहिए, कमिश्नर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रीजनल कमिश्नर होना चाहिए। अगर वो कमिश्नर है तो उस केस में उसके पास एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए कमिश्नर और कलेक्टर होना चाहिए। अगर वो कमिश्नर है तो उसके पास 3 साल के एज ए कमिश्नर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कलेक्टर। आई कैप का मेंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सीए क्वालिफाइड, जिसको 10 साल हो चुके हों, हम उसे क्या कहते हैं, एफसीए कहते हैं। मतलब एफसीए फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या हो सकते हैं, इसका अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। अगर वो सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो वो भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसका भी नॉट लेस देन 10 इयर्स क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस प्रोफेशनल उसका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन क्या हो सकते हैं, एज एन अकाउंटेंट मेंबर अपॉइंट हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी ट्राइब्यूनल के मेंबर में से किसी को चेयरपर्सन अपॉइंट कर देगी, जो पूरे पैनल को क्या कर रहा होगा, हेड कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो वो अलग बात है, वरना जो चेयरपर्सन अपॉइंट होगा वो हमेशा कौन होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, जो कि जज होगा। अब पावर और जो फंक्शंस हैं वो किसने क्या करने हैं, अपॉइंट करने हैं, वो चेयरपर्सन ने क्या करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, या बेंचेस हैं कि उनके पास क्या एक्सरसाइजेज हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी हैं, ये किसने डिसाइड करने हैं, कि उस चेयरपर्सन ने डिसाइड करना है कि कौन से मेंबर के पास कितनी अथॉरिटी है
एंड कौन सा मेंबर कितने लेवल के केस को क्या कर सकता है, वो चेयर कर सकता है या उसको सुन सकता है। ए बेंच शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। अब ये बेंच डिफरेंट केसेस के लिए हो सकता है। अब वो अपॉइंट करते हैं प्रॉपर एपीलेट ट्रिब्यूनल जिसके अंदर 20 अकाउंटेंट मेंबर्स हैं, 20 क्या हैं आपके जुडिशियल मेंबर्स हैं, टोटल 40 हैं। अब वो डिफरेंट केसेस के लिए उनका एक मेंबर्स बनाकर उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर कर क्या करते हैं, बेंचेस बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक बेंच है वो नॉट लेस देन 2 मेंबर्स ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड शैल बी कंस्टिट्यूटेड सो एज टू कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंटेंट नंबर्स मेंबर्स। अगर 2 मेंबर्स हैं तो उनमें एक अकाउंटेंट मेंबर होना चाहिए और एक कौन कौन होना चाहिए, जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। अगर 4 हैं तो उनमें 2 कौन होने चाहिए, अकाउंटेंट मेंबर होने चाहिए और 2 कौन होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। So that the number of members of one class does not exceed the number of members of the other class by more than one। वो कह रहे हैं कि एक्सीड भी कर सकते हैं लेकिन 3-2 होना चाहिए, 4-3 होना चाहिए, 4-2 का डिफरेंस आपस में नहीं होना चाहिए। अगर 5 की बेंच है तो उसके अंदर 3 अकाउंटेंट हो सकते हैं, 2 जजेस हो सकते हैं। अगर 6 का है तो उसके अंदर 3-3 इक्वल होने चाहिए या 5-1 होना चाहिए, 4-2 नहीं होना, 2 का डिफरेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है पावर्स ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी वन मेंबर कि पूरा जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है उसकी पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा? कोई एक मेंबर या मोर देन वन मेंबर्स, वो सेवरली उनको भी अथॉरिटी मिल सकती है और जॉइंटली भी मिल सकती है। चेयरपर्सन में कंस्टिट्यूट एज मैनी बेंचेस। अब वो डिपेंड करता है कि कितने उनके पास केसेस आ रहे हैं। टोटल अगर 40 मेंबर्स हैं उस सेपरेट ट्राइब्यूनल के, 20 जुडिशियल होंगे, 20 क्या होंगे, अकाउंटेंट मेंबर्स होंगे। तो उसमें से वो क्या कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी एक सिंगल केस को डील करने के लिए, हेड करने के लिए क्या कर सकते, जितने वो बेंचेस बनाना चाह सकता है वो बना सकता है। द चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर सिटिंग सिंगली, वो क्या कर सकता है, किसी केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उस पर डिसीजन दे सकता है। ऐसा केस जिसकी पेनल्टी या अमाउंट ऑफ टैक्स 10 लाख रुपए या उससे कम होगी तो उसको उस पैनल का, उस एपलेट ट्राइब्यूनल का एक मेंबर भी क्या कर सकता है, उस पर डिसीजन दे सकता है। If the member of bench differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority। जैसे कि पनामा केस था, उस पे अगर 5 जजेस थे, 3 उस पे एग्री कर रहे थे, 2 डिसएग्री कर रहे थे उस डिसीजन पर। तो जो मेजॉरिटी के जजेस थे उनका डिसीजन क्या था, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्या कर दिया था, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। अगर जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो जो मेजॉरिटी जिस डिसीजन के साथ एग्री कर रहे होंगे वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। अगर दोनों तरफ इक्वल इक्वल हो गए, टोटल 6 मेंबर्स हैं, तीनों ने कहा कि जी हम येस में जा रहे हैं, 3 ने कहा कि हम नो में जा रहे हैं, तो उस केस में फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एडिशनल मेंबर अपॉइंट करेगी, 7वां मेंबर अपॉइंट करेगी जो तो सारे के सारे केस को अंडरस्टैंड करेगा और फिर उस पे क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। या तो वो येस में देगा या नो में देगा। तो उसमें एक को क्या हो जाएगी, उसके ऊपर मेजॉरिटी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसका डिफरेंस खत्म हो जाएगा और जो मेजॉरिटी वाली वोटिंग होंगी वो क्या होंगे, फाइनल डिसीजन होगा। द एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल। मतलब क्या है कि एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी है कि वो सारे के सारे जो पूरे बेंचेस हैं जो उसने बनाए हैं उसके प्रोसीजर्स को क्या करेगा, वो खुद ही क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये था कि एपीलेट ट्राइब्यूनल किस तरह से बनता है। अब हम देखते हैं कि उसमें अपील किस तरह से फ़ाइल हो सकती है। हमने क्या देखा था कि कमिश्नर अपील को टैक्स पेयर ने विद इन 30 डेज़ ऑफ नोटिस क्या करनी होती है, अपील करनी होती है। अब कमिश्नर अपील के डिसीजन के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कितने दिन के अंदर उन्होंने यहाँ पर इसको अपील करनी है अपने ट्राइब्यूनल को, अब हम वो देखते हैं। वे द टैक्स पेयर और कमिश्नर, अगर वो डिसएग्री कर रहा है, वो है खुश नहीं है कमिश्नर अपील के डिसीजन से, वो क्या करेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल को क्या करेगा, अपील करेगा। एन अपील शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्ट अकम्पनाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फीस। मतलब ये है कि अगर कमिश्नर क्या करे, अगर वो अपील कर रहा है, अगर कमिश्नर अपील कर रहा है एफबीआर का, जिसके जो अग्रीव पार्टी है, तो उस केस में उसने फीस सबमिट नहीं करनी। अगर टैक्स पेयर है, पर्सन है, वो अपील कर रहा है तो उसने फीस क्या करनी है, सबमिट
करवानी है। प्रेफर टू द एपलेट ट्राइब्यूनल विद इन 60 डेज ऑफ ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील। मतलब क्या है कि कमिश्नर अपील्स के डिसीजन के 60 डेज के अंदर क्या करना है, आपने अपील फाइल करनी है एपलेट ट्राइब्यूनल को। आपने अब डेट्स याद करनी है। कमिश्नर अपील्स को टैक्स पेयर ने विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर क्या करनी थी, अपील करनी थी। अब एपलेट ट्राइब्यूनल को विद इन 60 डेज ऑफ जो ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स है, उसने क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी 2000 रुपीज़। हमने जब वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कमिश्नर अपील्स में, तब फीस थी कि अगर वो असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अगर वो अप्लाई कर रहा है, अपील कर रहा है, तब फीस होगी 1000 रुपये। अगर किसी और केस में अपील कर रहा है, तो कंपनी की फ़ीस 1000 रुपये होगी। एओपी और इंडिविजुअल की फ़ीस क्या होगी, 200 रुपये होगी। यहाँ पर हर केस में जो भी मसला है, फ़ीस कितनी होनी है, 2000 रुपये होनी है। ये सिर्फ़ किसने पे करनी है, टैक्स पेयर ने, पर्सन ने पे करनी है। कमिश्नर एफबीआर ने पे नहीं करनी अगर वो अपील कर रहा है तो। The appellate tribunal may, upon application in writing, admit an appeal after the expiration of the above said 60 days. इफ इट इज सेटिस्फाइड विद द appellant। हाँ जी, अगर वो 60 डेज के बाद वो अपील कर रहा है, तो क्या कर सकता है, appellate ट्राइब्यूनल उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई सफिशिएंट काज होना चाहिए, कोई रीजनेबल बेसिस होने चाहिए, ग्राउंड्स पे जिनकी बेस पे वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये मसला था जिसकी वजह से मैं विद इन टाइम अप्लाई अप्लाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। अब हमारी क्या हो गई, अपील फाइल हो गई। अगर कमिश्नर ने कुछ कहा है कि अगर कमिश्नर अपील ने कहा है कि जी आपका टैक्स जो इतना बनता है आप वो पे करें, तो जो टैक्स पेएबल है वो क्या करना है, उसने पे करना है। हाँ, अनलेस कि क्या अपीलेट ट्राइब्यूनल भी स्टे दे सकता है उस टैक्स की रिकवरी पे, जिस तरह कमिश्नर अपील ने 30 दिन तक के लिए क्या किया, तो उस पे स्टे दिया था। लेकिन अगर यहाँ पर सेम वही वाली बात है जो हमने कमिश्नर अपील में डिस्कस की थी, अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल को लगता है कि जो टैक्स पेयर है उस पे ऊपर क्या आएगी, अनड्यू हार्डशिप आएगी अगर वो टैक्स पे करता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, उस टैक्स को 180 दिन के लिए उस पर स्टे ऑर्डर दे सकता है। अब अगर हम कमिश्नर अपील्स की अथॉरिटी देखें, तो वो उस पर मैक्सिमम 30 दिन तक का स्टे दे सकता था और फिर उस स्टे को फर्दर 30 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकता था। लेकिन उसमें कंडीशन थी, मतलब मैक्सिमम जो टोटल था वो 60 डेज़ थे। जहाँ पर वो बगैर किसी कंडीशन के 180 डेज़ तक क्या कर सकता है, स्टे ऑर्डर अपीलेट ट्राइब्यूनल दे सकता है। आपने इन डेट को याद रखना है और डिफरेंशिएट करना है कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है। Provided है further that where recovery of tax has been stayed, such stay order shall cease to have effect on expiration of the stayed 180 days। मतलब क्या हुआ कि एपलेट ट्राइब्यूनल इन 180 डेज खत्म होने के बाद इस स्टे को फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे ही 180 डेज कंप्लीट होंगे, तो वो स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। जो कमिश्नर होगा एफबीआर का, वो उस रेलेवेंट टैक्स पेयर से वो रिकवरी कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट जो 180 दिन की जो प्रोसीडिंग है, 180 दिन जो हमने अभी कहा है कि एक स्टे ऑर्डर है, वो काउंट हमने किस तरह से करने हैं। अगर एपलेट ट्राइब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया है, उस पर स्टे दिया हुआ है, तो हमने हाई कोर्ट के स्टे वाला जो 180 डेज वाला जो दिन उसके अंदर कवर हो रहे हैं, हमने वो काउंट नहीं करने 180 डेज। फॉर एग्जांपल, उसने अप्लाई किया था हाई कोर्ट, एपलेट ट्राइब्यूनल ने उसको 1 जनवरी पे कहा है कि जी आपको 180 डेज मतलब 6 मंथ का क्या है, हमने स्टे दी है। आम रूटीन में वो एक्सपायर होगा 30 जून पे। लेकिन वो टैक्स पेयर क्या करता है, हाई कोर्ट में अप्लाई कर देता है स्टे पे। अब 1 अप्रैल पे हाई कोर्ट उसको 1 साल का स्टे दे देती है। तो फिर एक 1 अप्रैल के बाद 30 जून तक वाले 2 मंथ हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे। जब 1 साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जब हाई कोर्ट का 1 साल कंप्लीट होगा, फिर 31 मार्च से आगे 2 महीने, अप्रैल, मई, जून सॉरी 3 महीने, तो फर्दर वो वाले 3 महीने हम जहाँ पर काउंट करेंगे। किस तरह से? जनवरी, फरवरी, 31 मार्च, ये 3 महीने इस साल के एंड 30 महीने हाई कोर्ट वाले स्टे ऑर्डर के बाद वाले। वही वाली बात है कि जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, वो वाले दिन हमने इन 180 डेज़ में काउंट नहीं करने। अब हमने अपील कर दी और अपील पे प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी, अपीलेट ट्राइब्यूनल उस पर डिसीजन किस तरह से देगा।
द अपील ट्राइब्यूनल में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील कॉल फॉर सच पार्टिकुलर्स एज इट मे रिक्वायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स। अब वो जैसे ही आपको पता है कि जब कोई भी केस स्टार्ट होता है, जिसकी हियरिंग स्टार्ट होती है, तो जजेस जो भी अथॉरिटी होती है जिसके पास अपील गई होती है, वो क्या करता है, एविडेंस की डिमांड करता है। तो वो क्या कर सकता है, कुछ पार्टिकुलर्स कुछ एविडेंस रिक्वायर कर सकता है, जो दोनों पार्टियों में जिससे इंक्वायरी की जा रही होगी, जिससे रिक्वायर किए जाएंगे, उसने क्या करना है, उनके सामने पेश करने हैं। और जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा दोनों पार्टीज़ को कि जो भी उनके अंदर जो इशू हैं वो क्या करें, अपने वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करें। द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड द अपील विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स फाइलिंग। अगर आप कंपेयर करें, तो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर कमिश्नर अपील्स में उसने 120 दिन के अंदर क्या करनी है, अपने अपील पे डिसीजन देना है। मतलब 4 मंथ बनते हैं वो। लेकिन जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसने कितने दिन के अंदर देने हैं? 6 मंथ 180 डेज़ के अंदर उन्होंने क्या देना है? डिसीजन देना है। वेयर द अपील रिलेट टू एन असेसमेंट ऑर्डर, द अपीलेट ट्राइब्यूनल में मेक एन ऑर्डर टू अफर्म, मतलब कहेंगे ये जी यही फिक्स है, जो पहले वाला ऑर्डर था हम उसी के साथ जा रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। हम उस डिसीजन के साथ एग्री करते हैं। उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। मतलब क्या है कि अगर उस पे कमिश्नर अपील ने कहा है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो 4 लाख बनती है 6 लाख की बजाय। लेकिन अपीलेट ट्राइब्यूनल कहते हैं जी 4 लाख नहीं बनती, 3,50,000 बनती है, तो वो मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। या वो कहते हैं कि जो उनका डिसीजन था वो गलत था, हम उसको क्या कर देते हैं, नलिफ़ाई कर देते हैं। अगर वो कोई रिमांड द केस टू द कमिश्नर और द कमिश्नर अपील्स फॉर मेकिंग सच इंक्वायरी, या वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब हम हमारे मुताबिक कि हमें इसको इस पर डिसीजन देने के लिए कुछ रेलेवेंट और डिटेल्स में वर्किंग चाहिए, आप ये इंक्वायरीज करें। वो किसी कमिश्नर को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपके पास इतना पीरियड है, आप इसका ऑडिट करवाएं, या जो एटसेट्रा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो भी कर सकते हैं। द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी असेसमेंट। हमने ये चीज़ कमिश्नर अपील में भी डिस्कस की थी। वो सेम वाली बात है कि वो क्या देगा, टैक्स पेयर को क्या देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा उस पर्पज़ के लिए। वेयर एज ए रिजल्ट ऑफ अपील एनी चेंज इज मेड इन असेसमेंट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। सेम वही बात है जो हमने डिस्कस की थी कमिश्नर अपील के केस में, कि अगर एओपी में कोई असेसमेंट चेंज आ रही है तो कमिश्नर क्या करेगा, उस पुरानी असेसमेंट को अमेंड करेगा, जो नया असेसमेंट ऑर्डर किसने पेश किया है, जो डिसीजन होगा क्या होगा इसके अंदर अपीलेट ट्राइब्यूनल का। Where the appeal relates to decision or decision other than in respect of an assessment, appellate tribunal may make an order to affirm, vary or null the decision। सेम है कि जो कमिश्नर अपील का डिसीजन था उसी के साथ भी जा सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। द appellate ट्राइब्यूनल शैल कम्युनिकेट इट्स ऑर्डर टू द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर। क्योंकि दोनों एग्रीव पार्टी हैं, दोनों इसके जो भी पार्टीज होंगी, दोनों को वो क्या करेगा, अपने डिसीजन का ऑर्डर शेयर करेगा। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 133। सेक्शन 133 है कि हाई कोर्ट में अपील करना, अभी हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी फाइनल। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिसीजन दे, तो आप उससे अगर खुश नहीं है, जो एग्रीव पार्टी है वो हाई कोर्ट में जा सकती है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसी तरह अगर आपने कमिश्नर अपील के डिसीजन से आप अनहैप्पी थे, तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ गए। अगर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से अनहैप्पी हो, तो आप फिर कहाँ जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जाओगे। अभी हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में जो रेफरेंस है वो किस तरह से हमने फाइल करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। द टैक्स पेयर और द कमिश्नर, क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्रीव्ड पार्टी हो सकती है। जो भी एग्रीव्ड होगी, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन पे, वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट को अपील कर सकती है विद इन 90 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब आप कंपेयर करें, कमिश्नर अपील ने 30 दिन के अंदर क्या करनी थी अपील, कमिश्नर अपील को आपने 30 दिन में अपील करनी थी। अपीलेट ट्राइब्यूनल को आपने कमिश्नर अपील के ऑर्डर के से 60 डेज के अंदर क्या करनी थी, अपील करनी थी। अब आपने हाई कोर्ट को विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करनी है, अपील करनी है। The application should be with a statement of case to the High Court stating any question of law। अब आप उसमें ये डिस्कस करोगे उस स्टेटमेंट के अंदर, अपील के अंदर,
कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो? आपने लॉ के रेलेवेंट प्रोविजंस को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रेलेवेंट प्रोविजंस को, सेक्शंस को उसमें मेंशन करना है। जिस ग्राउंड्स पे आप अपील कर रहे हो कि आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप बेकसूर हो। तो आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके अंदर राइज़ करना है, उसके अंदर बताना है हाई कोर्ट को जो आप अपील कर रहे होगे। अगर नहीं जो आपने आई कैप नहीं, हाई कोर्ट को जो आपने क्या की स्टेटमेंट जो रेफर की है, इन अबव पैरा शैल सेट आउट द फैक्ट्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच राइज आउट ऑफ इट्स ऑर्डर। तो आपने सारे फैक्ट्स बताने हैं कि एपलेट ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन इस तरह से दिया है, लेकिन आपको लगता है कि अंडर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन डिसीजन ये होना चाहिए था। तो आपने प्रॉपर्ली वो क्या करना, चीज़ों को रेफर करना है। Where on an application to the High Court is satisfied that the question of law arises। आपकी अब जो एप्लीकेशंस हैं, जो आप अपनी अपील के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज करोगे, आप जो सेक्शंस मेंशन करोगे, अगर हाई कोर्ट की जो बेंच बैठा होगा, जो उसको रीड करेगा और उसको लगता है कि हाँ जी, ये एक्चुअली में जो इन्होंने मेंशंस किए हैं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इस पे बनता है, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, उस पे क्या करेगा, केस की हियरिंग होगी। अगर वो लगते हैं कि जी ये आपने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज़ किया है, ये राइज़ नहीं होता, तो वो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे। ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट शैल बी हियर्ड बाय ए बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस। जो आपकी जो अपील होगी उसको हाई कोर्ट के 2 जजेस क्या करेंगे, हियर करेंगे, उस पर क्या देंगे, डिसीजन देंगे। द हाई कोर्ट अपॉन हियरिंग ए रेफरेंस शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज्ड बाय द रेफरेंसेस and pass judgment thereon specifying the grounds on which the judgment has been is based and the tribunal's order shall stand modified accordingly। अगर वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के साथ, जो भी उनका डिसीजन था हम उससे एग्री करते हैं, तो फिर तो मॉडिफाई नहीं होगा। अगर वो कहते हैं जी कमिश्नर अपील ने कहा था 4 लाख टैक्स बनता है, एपलेट ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं जी 3,50,000 बनता है, हाई कोर्ट कहता है नहीं जी 2,50,000 बनता है। तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन था वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होके 2,50,000 की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। द कोर्ट शैल सेंड ए कॉपी ऑफ द जजमेंट अंडर द सील ऑफ द कोर्ट टू द एपलेट ट्राइब्यूनल। अब हमारा बनता है हाई कोर्ट ही चल रहा है, नॉट स्टैंडिंग दैट ए रेफरेंस हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी पेबल इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल। However, if the amount of tax is reduced as a result of the judgment is in the reference by the High Court and any amount of tax is found refundable, तो हाई कोर्ट क्या सकता है, एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, उस पर आपको क्या होगा, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच जजमेंट, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका रिफंड क्लेम हो जाएगा। वेयर रिकवरी ऑफ टैक्स हैज़ बीन स्टेड बाय द हाई कोर्ट बाय एन ऑर्डर, सच ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 months following the day on which it is made unless the appeal is decided or such order is withdrawn by the high court earlier। मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट भी रिकवरी ऑफ टैक्स पे स्टे दे सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 6 मंथ का दे सकता है। ए रेफरेंस एप्लीकेशन बाई ए पर्सन अदर देन द कमिश्नर शैल बी accompanied बाई ए फी ऑफ 100 रुपीज़। अगर कोई टैक्स पेयर अपील कर रहा है हाई कोर्ट को, तो उसने साथ में क्या करनी है, 100 रुपए की फीस भी सबमिट करवानी है। अब हमारा जो फोर्थ फोरम ऑफ अपील है वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई टैक्स पेयर या कमिश्नर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी एग्री नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होना है, वो कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर अपील अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टीज अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आइन है पाकिस्तान का, उसका सेक्शन आर्टिकल 185 है। आपके मशहूर ज़माना आर्टिकल 62 है, जिसके अंडर नवाज शरीफ को नायल किया गया था। इस तरह आर्टिकल 185 भी है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन की जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, जो हाई कोर्ट के डिसीजन से डिसएग्री कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अपील लेकर जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने अकॉर्डिंगली नो प्रोविजन इन दिस रिगार्ड इज रिक्वायर्ड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हाई कोर्ट के रिलेटेड तो प्रोविजंस डाली हैं कि आप हाई कोर्ट में किस तरह अप्लाई करोगे, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि आर्टिकल 185 आपको अलाउ करता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हो। हमारे जो 4 फोरम्स हैं अपील की, वो हमने डिस्कस किए हैं।
बस हमारी एक जो कमेटी थी, हमने कहा था कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो कमेटी हमने बनाई थी, हम वो इंशाल्लाह उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें उसको डिस्कस करेंगे।